हेलो एवरीवन। हम वैदिक कल्चर डिस्कस कर रहे थे और प्रीवियस क्लास में हमने अर्ली वैदिक कल्चर को डिस्कस किया था। अर्ली वैदिक पीरियड को डिस्कस किया था जिसका टाइम इंटरवल था 1500 बीसी टू 1000 बीसी। ओके, और आज हम लैटर वैदिक पीरियड को डिस्कस करेंगे। लैटर वैदिक कल्चर को डिस्कस करेंगे। लैटर वैदिक कल्चर, लेटर वैदिक कल्चर का टाइम पीरियड था 1000 बीसी टू 600 बीसी। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में भी देखा था, लेटर वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड था 1000 बीसी टू 600 बीसी। ओके, तो सबसे पहले हम इसके ज्योग्राफिकल एरिया के बारे में देखेंगे। ज्योग्राफिकल एरिया के बारे में डिस्कस करेंगे कि लेटर वैदिक पीरियड में आर्यंस जो सेटल हुए, किस ज्योग्राफिकल एरिया में आर्यन सेटल हुए। ठीक है, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि अर्ली वैदिक एज में अर्ली वैदिक एज में जो आर्यंस सेटल हुए इंडिया में, वो कौन सा रीजन था? नॉर्थ वेस्ट वैली एंड पंजाब रीजन। ठीक है, ये नॉर्थ वेस्ट वैली और पंजाब रीजन में ये सेटल हुए। ठीक है, इसे सप्त सिंधु के नाम से जाना जाता था क्योंकि यहाँ पे 7 रिवर्स फ्लो होती थी। ठीक है, ये इस रीजन को सप्त सिंधु के नाम से जाना जाता था। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में विद द एडवेंट ऑफ आयरन के आविष्कार के कारण जो गंगेटिक वैलीज में जो फॉरेस्ट एरिया थे उनको काटना, उनको साफ करना संभव हो पाया और आर्यंस सप्त सिंधु रीजन से गंगेटिक वैली की तरफ माइग्रेट होने लगे। ठीक है, सप्त सिंधु रीजन से गंगेटिक वैली की तरफ माइग्रेट होने लगे इन सर्च ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। ठीक है, कृषि योग्य भूमि की तलाश में वो सप्त सिंधु रीजन से गंगेटिक वैली की तरफ माइग्रेट होने लगे। क्यों? क्योंकि जो गंगेटिक वैली में जो भूमि थी, जो लैंड था, वो काफी फर्टाइल था और वहां पे अच्छे अमाउंट में अनाजों को प्रोड्यूस किया जा सकता था। इसलिए लेटर वैदिक पीरियड में जो आर्यंस का जो रीजन हुआ, ज्योग्राफिकल एरिया, हम गंगेटिक वैली बता सकते हैं, या फिर पूरा नॉर्थ इंडिया हम वो रीजन बता सकते हैं आर्यंस का। ओके, तो दिस इज द ज्योग्राफिकल एरिया। यहां पे लेटर वैदिक जो लिटरेचर्स हैं, जो लेटर वैदिक लिटरेचर्स यानी वैसे वैदिक लिटरेचर्स जिनका कंपोजिशन लेटर वैदिक पीरियड में हुआ है, उसमें विंध्यन रीजन का जिक्र किया गया है। ठीक है, उसमें विंध्यन माउंटेन का जिक्र किया गया है। और विंध्यन माउंटेन कहां से? उसके बाद लेटर वैदिक जो लिटरेचर है, यानी जो लेटर वैदिक वेदास हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था ऋग्वेद का कंपोजिशन अर्ली वैदिक एज में ही हो गया था। ऋग्वेद का कंपोजिशन अर्ली वैदिक एज में ही हो गया था और जो बाकी बचे 3 वेद थे, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद, इनका कंपोजिशन लेटर वैदिक पीरियड में हुआ था। और इसके साथ साथ और भी दूसरे तरह के लिटरेचर्स का भी फॉर्मेशन लेटर वैदिक पीरियड में हुआ। तो इन टेक्स्ट में, लेटर वैदिक टेक्स्ट में पूरे इंडिया को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, जो लेटर वैदिक जो लिटरेचर है हमारा, उसमें इंडिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला पार्ट है इंडिया को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। जैसे कि पहला आर्यावर्त, पहला जो पार्ट था आर्यावर्त। ठीक है, यानी नॉर्दर्न इंडिया को आर्यावर्त कहा गया है। दूसरा पार्ट है मध्य देश।
मध्य देश, मध्य देश, ठीक है। तो मध्य देश जो सेंट्रल इंडिया वाला पार्ट है, यानी एमपी, ठीक है, एमपी, छत्तीसगढ़, ये जो अभी अभी का जो रीजन है इसको मध्य देश बोला जाता था, सेंट्रल इंडिया। एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ये सारा मध्य देश का पार्ट था, सेंट्रल इंडिया। और तीसरा जो डिवीजन था, तीसरा डिवीजन था वो दक्षिणापथ, 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 यानी साउथ इंडिया, साउदर्न इंडिया, ओके, साउदर्न इंडिया। यानी जो लैटर वैदिक जो लिटरेचर है, लैटर वैदिक जो टेक्स्ट है, उसमें इंडिया को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ था। जो नॉर्दर्न पार्ट था उसे हम आर्यावर्त बोलते थे, ठीक है। और जो मिडिल का पार्ट था, जो सेंट्रल इंडिया था, उसे मध्य देश, और जो दक्षिण का पार्ट था, साउदर्न इंडिया जो था, उसे हम दक्षिण पथ बोलते थे। तो इस तरह से अगर हम कंक्लूड करें तो जो लैटर वैदिक पीरियड में जो आर्यंस का जो ज्योग्राफिकल एरिया था वो था पूरा नॉर्दर्न इंडिया, पूरा नॉर्दर्न इंडिया, खासकर गंगेटिक वैली, ठीक है। गंगेटिक वैली आपको पता है गंगा कहां से, उत्तराखंड से वो निकलती है, गौमुख से, और वो बंगाल की खाड़ी यानी पश्चिम बंगाल तक जाती है। तो ये जो पूरी गंगेटिक वैली थी उसमें आर्यंस सेटल हुए थे। क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फर्टाइल लैंड्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है वो है पॉलिटी। पॉलिटी, विंध्यन माउंटेन का जिक्र हुआ है, जो लिटरेचर है उसमें विंध्यन माउंटेन का जिक्र किया गया है। इसका मतलब कि विंध्यन माउंटेन नोन था, मतलब आर्यंस विंध्यन माउंटेन के बारे में जानते थे। और विंध्यन माउंटेन का प्रेजेंस नॉर्दर्न इंडिया में भी है, जैसे बिहार में विंध्यन माउंटेन आपको मिलेगा, ठीक है। कैमूर डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार का, वहां तक विंध्यन माउंटेन का एक्सटेंशन है, ठीक है। साउदर्न माउंटेन, विंध्यन माउंटेन इज ऑल्सो कॉल्ड साउदर्न माउंटेन, क्योंकि हिमालय के साउथ में है ये, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड साउदर्न माउंटेन। हिमालय से साउथ में है, हिमालय सबसे नॉर्थ में है, नॉर्दर्न नॉर्दर्न पार्ट में है हिमालय, और उसके साउदर्न में विंध्यन है। तो हिमालय के बाद इसी माउंटेन का जिक्र है, विंध्यन माउंटेन का, इसीलिए इसे साउदर्न माउंटेन बोला गया था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है वो है पॉलिटी। लेटर वैदिक पीरियड में किस तरह की पॉलिटी थी, किस तरह का पॉलिटिकल सेटअप था? पॉलिटी, हमने देखा था कि जो अर्ली वैदिक पीरियड था उसमें जो पॉलिटी थी वो जनरली कैसी थी? ट्राइबल पॉलिटी थी। यानी जो सबसे जो बेसिक यूनिट था सोसाइटी का उसे हम कुल बोलते थे, उसके ऊपर विज होता था, विश, और उसके ऊपर जना, और उसके ऊपर राष्ट्र, ठीक है। और राष्ट्र का जो हेड होता था वो राजन होता था, और वो राजन का जो चुनाव होता था वो लोगों के द्वारा होता था, लोग चुनते थे कि ये हमारा राजन है, ठीक है, ये राष्ट्र का हेड होगा। तो और कैसी पॉलिटी थी? ट्राइबल पॉलिटी थी। किंगडम का कंसेप्ट नहीं आया था, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े राष्ट्र नहीं थे, छोटे छोटे जगह थे। लेटर वैदिक पीरियड में क्या बदलाव आया कि लेटर वैदिक पीरियड में अब राजा वैसे लोग बनने लगे, राजा वो लोग बनने लगे जो खास तरह का सेक्रीफाइस करते थे, ठीक है, किसी खास तरह का सेक्रीफाइस करते थे, वो लोग राजा बनने लगे। और इसी में से एक तरह का सेक्रीफाइस था, एक तरह की बलि थी, अश्वमेव यज्ञ। यानी जो लोग अश्वमेव यज्ञ करके, ठीक है, अपने हॉर्स को छोड़ देते थे, अश्वमेव यज्ञ में क्या करते थे? अपने घोड़ों को छोड़ देते थे, और वो घोड़ा जहां तक जाता था और जिन टेरिटरी से वो गुजरता था, ठीक है, अगर वहां के किंग, वहां के जो हेड हैं, वो उस घोड़े को ऐसे मतलब बिना रोके हुए जाने दिए, इसका मतलब वहां का जो हेड है वो इस राजा का राजा को स्वीकार कर लिया, ठीक है। और अगर कोई हेड, किसी रीजन का हेड उस घोड़े को रोक रहा है,
इसका मतलब उसे युद्ध करना पड़ता था उस राजा से। ठीक है, तो इस तरह से बड़े बड़े अश्वमेव यज्ञ करके राजा अपने टेरिटरी का विस्तार करने लगा। ठीक है, और यहां पे जनपद का कंसेप्ट हमारे सामने आया। जनपद, ठीक है, जनपद, इसका मतलब है कि राजा ने यह डिक्लेयर किया अश्वमेव यज्ञ के द्वारा कि हमारे जन जहां जहां पांव रखेंगे वो टेरिटरी हमारी होगी। ठीक है, यानी वो क्या करते थे, घोड़ों को भेजते थे, हॉर्स को भेजते थे, और वो हॉर्स जहां तक बिना रुके हुए, बिना किसी के रोके हुए जाता था, वो एरिया उनका हो जाता था। तो यहां से जनपद का कंसेप्ट हमारे सामने आया। जनपद का मतलब लोगों का पद, यानी राजा क्या डिक्लेयर करता था अश्वमेव यज्ञ के द्वारा कि हमारे जनों का, ठीक है, हमारे, और वो उस घोड़े के पीछे बहुत सारे सैनिक होते थे उस घोड़े की रक्षा के लिए। तो हमारे आदमी, हमारे जन का पद, पैर जहां जहां रहेगा, जहां जहां पड़ेगा, वो जनपद हमारा हो जाएगा। और इस तरह से बड़े बड़े जनपद का निर्माण हुआ। पहले क्या कंसेप्ट था, छोटे छोटे ट्राइबल समूह होते थे। ठीक है, और उसका जो हेड होता था उसे हम राजन बोलते थे, और वो लोग खुद चुनते थे अपने सरदार को, अपने राजन को। अब क्या हो रहा है, अब अश्वमेव यज्ञ के द्वारा राजा क्या कर रहा है, अपने टेरिटरी को बढ़ा रहा है। कैसे, जो हॉर्स है उनको भेज दिया जाता था, और जिन जिन टेरिटरी से वो हॉर्स गुजरता था और उसके पीछे सैनिक होते थे, तो जिन जिन टेरिटरी से वो हॉर्स गुजरता था, वो टेरिटरी राजा के अंदर आ जाता था। अगर कोई उस घोड़े को रोकता है, इसका मतलब उसे राजा से युद्ध करना पड़ता था। और इस तरह से बड़े बड़े जनपदों का निर्माण हुआ। ठीक है, और इस पीरियड में जनपद का कंसेप्ट आया। ठीक है, ओके, जो एक लेटर वैदिक टेक्स्ट है जिसका नाम है तैत्तिरीय ब्राह्मण। तैत्तिरीय ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, ठीक है, ये एक लेटर वैदिक टेक्स्ट है, यानी लेटर वैदिक लिटरेचर है। इसमें डिवाइन ऑरिजिन ऑफ किंगशिप की थ्योरी है। इसमें डिवाइन ऑरिजिन ऑफ किंगशिप की थ्योरी है। डिवाइन ऑरिजिन ऑफ किंगशिप, डिवाइन ऑरिजिन ऑफ किंगशिप की थ्योरी इसमें मेंशन की गई है तैत्तिरीय ब्राह्मण में। इसका मतलब होता है कि जो राजा होता है उसे ईश्वर के द्वारा भेजा जाता है रूल करने के लिए। डिवाइन ऑरिजिन ऑफ किंगशिप का मतलब जो राजा होते हैं उन्हें गॉड के द्वारा भेजा जाता है ताकि वो लोगों की रक्षा कर सके। ठीक है, वो उनका लालन पालन कर सके। ऐसा एक थ्योरी तैत्तिरीय ब्राह्मण में लिखा हुआ है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में इस तरह के थ्योरी का मेंशन है। तो ये आप याद रखेंगे, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है आपसे कि तैत्तिरीय ब्राह्मण में डिवाइन किंगशिप की थ्योरी है, डिवाइन ऑरिजिन ऑफ किंगशिप की थ्योरी है। ओके, अब इसमें क्या हुआ, चूंकि जो जनपद थे वो बड़े बड़े जनपद होने लगे, बड़े बड़े राष्ट्र बनने लगे, बड़े बड़े जनपद मतलब उसमें, और इसके कारण जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो भी इलोबरेट होता चला गया। पहले क्या था, पहले ग्रामीणी होते थे जो ग्रामीण का हेड होता था, विस्पति होते थे जो विस का हेड होता था, राजन होता था राष्ट्र का हेड, और कुलापा होता था कुल का हेड। लेकिन अब जो एडमिनिस्ट्रेशन है, चूंकि जनपद बहुत ही एलोबरेट हो चुका है, बहुत बड़ा हो चुका है, तो अब जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो भी बहुत ही एलोबरेट होगा। यानी इन सारे अधिकारियों के अलावा भी बहुत सारे अधिकारी अब सामने आएंगे। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले कौन कौन से थे, ओके, भाग दुधा, भाग दुधा, ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेटर थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड, ओके, पहला था भाग दुधा, ठीक है। देखिए, भाग का मतलब होता है टैक्स,
टैक्स को ही भाग बोला जाता था, भागा बोला जाता था या भाग। जो टैक्स, जो आर्टिशन, जो लेबर्स या फिर जो फार्मर्स जो टैक्स देते थे, जो ट्रेडर्स जो टैक्स देते थे राजा को, उसे भागा बोला जाता था। और उसे कलेक्ट करने के लिए एक कलेक्टर अपॉइंट किया जाता था जिसका नाम होता था भागदूधा। तो भागदूधा क्या था? कलेक्टर ऑफ टैक्सेस। भागदूधा क्या था? कलेक्टर ऑफ टैक्सेस, कलेक्टर ऑफ टैक्सेस। ठीक है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट अधिकारी या एडमिनिस्ट्रेटर था वो था सूता या सारथी। सूता और सारथी, सूता या सारथी। ठीक है। ये क्या होता था? ये चैरियट, ये जो राजा का रथ होता था उसको हाँकता था, और ये सबसे क्लोज होता था राजा का। जो सारथी होता था वो सबसे ज्यादा क्लोज होता था राजा का। ठीक है। अब चूंकि राजा बहुत बड़ा होने लगा, जनपद का राजा होने लगा, तब वो रथ से चलता था। ठीक है। तो वो अपने साथ एक चैरियट, ठीक है, भी अपने साथ रखता था जो राजा का रथ हाँकता था। ठीक है। और वो सबसे ज्यादा क्लोज होता था। तीसरा है खस्त्री, चैम्बरलिन। ठीक है। चैम्बरलिन, चैम्बरलेन, खस्त्री, खस्त्री। ओके। खस्त्री, चैम्बरलेन। चैम्बरलेन का मतलब क्या होता है? चैम्बरलेन का मतलब क्या होता है? एनीवन? नो आइडिया। I also don't have any idea about Chamberlain. He must be administrator. You can refer this on Google. Okay. Next था अक्सवपा, अक्सवपा। Okay, अक्सवपा। Next one is अक्सवपा, अक्सवपा। He is a courier, courier man. Okay. यानी किसी भी सामान को, किसी भी सामान को ले जाने और लाने वाला इंसान। ठीक है। कुरियर मैन, अक्सवपा। ओके। उसके बाद जो मिलिट्री के हेड होते थे, जो मिलिट्री के हेड होते थे, जो कि पहले मतलब अर्ली वैदिक पीरियड में भी ये थे, ये प्रेजेंट थे, सेनानी और ग्रामीणी। ठीक है। मिलिट्री के हेड होते थे, सेनानी एंड ग्रामीणी। तो ये लेटर वैदिक पीरियड में ये पद कंटिन्यू रहा। ठीक है। सेनानी एंड ग्रामीणी। ठीक है। ये ग्रामा के हेड होता था, ग्रामा की रक्षा करता था ये। और ये सेनानी, जो सेना का हेड होता था। ठीक है। जो सेनानी होते थे वो जनरल, द जनरल। प्रबंधक, मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेटर। ओके। ओके। तो खास खास्त्री, खास्त्री, खास्त्री जो थे वो प्रबंधक होते थे, एडमिनिस्ट्रेटर होते थे, जो सबसे बड़े एडमिनिस्ट्रेटर होते थे रॉयल फैमिली के। ठीक है। ओके। उसके बाद उसके बाद सेनानी, और सेनानी जो होता था वो जनरल होता था, यानी द जनरल मतलब जो सेना का हेड होता था, सेनानी। और ग्रामीणी जो होता था, जो कि अर्ली वैदिक पीरियड में भी हमने देखा ग्रामीणी होता था, वो गांव की रक्षा करता था और गांव का हेड होता था। ओके। ओके। सतपति, सतपति क्या होते थे? सतपति, इनके अंडर 100 गांव का एडमिनिस्ट्रेशन होता था। सतपति के अंदर 100 गांव का एडमिनिस्ट्रेशन होता था। 100 विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ
100 विलेज, सतपति यानी 100 विलेज का हेड, ठीक है। इनके अंदर 100 विलेज होता था सतपति के अंदर। जो पूछे जा चुके हैं बीपीएससी एग्जामिनेशन में, वही मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं, वो सारे टर्म, ठीक है। फिर अधिकृता, अधिकृता, अधिकृता कौन थे? अधिकृता, अधिकृता जो थे वो विलेज ऑफिशियल होते थे। विलेज ऑफिशियल का मतलब विलेज में किसी तरह का एडमिनिस्ट्रेशन करना है तो उसके लिए ये ऑफिशियल्स रहते थे, अधिकृता, विलेज ऑफिशियल्स, विलेज ऑफिशियल्स, अधिकृता। उग्रास, 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 ठीक है। उग्रास, उग्रास पुलिस ऑफिशियल्स होते थे। उग्रास क्या होते थे? पुलिस ऑफिशियल्स। उग्रास पुलिस ऑफिशियल्स, ओके, पुलिस ऑफिशियल्स। नेक्स्ट जो था वो था विधाता। देखिए मैंने आपको बताया था कि अर्ली वैदिक पीरियड में सभा, समिति, विधाता और गणा, ये चार क्या थे? असेंबलीज थी, ठीक है। सभा, समिति, विधाता और गणा, ये चार असेंबली थी, जिसमें इंपॉर्टेंट था सभा और समिति, जो हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था। लेकिन इस पीरियड में सभा और समिति तो कंटिन्यू रहा, ठीक है, यानी लेटर वैदिक पीरियड में भी सभा और समिति का एग्जिस्टेंस रहा, बट विधाता को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। विधाता को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, यानी विधाता पूरी तरह से डिसअपियर्ड हो गया, ठीक है। सभा समिति रिमेन्स, ठीक है, सभा समिति इस पीरियड में भी रहा, बट विधाता कंप्लीटली डिसअपियर्स, ओके। और क्या एक डिफरेंस आया कि अर्ली वैदिक पीरियड में सभा और समिति में वुमेन को पार्टिसिपेट करने का अलाउ था, ठीक है, यानी जो स्त्रियां थी वो सभा और समिति में पार्टिसिपेट कर सकती थी अर्ली वैदिक पीरियड में। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में विमेन को प्रोहिबिट कर दिया गया सभा और समिति में पार्टिसिपेट करने से। तो दो चेंजेस आए, एक तो विधाता जो था असेंबली वो पूरी तरह से डिसअपियर हो गया, दूसरा चेंज क्या है, सभा और समिति में विमेन के पार्टिसिपेशन पे रोक लगा दिया गया, ठीक है। तो ये दो बड़े बदलाव आए लेटर वैदिक पीरियड। विधाता एंड गणा, चार बताया था ना, सभा, समिति, विधाता, विधात एंड गणा, ठीक है। तो विधात जो था या विधाता जो था वो कंप्लीटली डिसअपियर हो गया लेटर वैदिक पीरियड में, ठीक है। और विमेन को डिसअलाउ कर दिया गया सभा और समिति में पार्टिसिपेट करने से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस आए, ठीक है। लेटर वैदिक पीरियड में भी हम देखते हैं कि कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी। लेटर वैदिक पीरियड में भी कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी। स्टैंडिंग आर्मी का कंसेप्ट, स्टैंडिंग आर्मी मतलब एक आर्मी जो हमेशा तैयार रहेगा युद्ध करने के लिए, ठीक है। तो लेटर वैदिक पीरियड में भी स्टैंडिंग आर्मी का कंसेप्ट नहीं आया था। जब वॉर होता था उस समय आर्मी एकजुट होती थी और वॉर पे जाती थी, लेकिन पहले से कोई आर्मी तैयार नहीं रहती थी, ठीक है। और ये जो स्टैंडिंग आर्मी का कंसेप्ट है वो एट द एंड ऑफ लेटर वैदिक पीरियड आया, जब महाजनपद का कंसेप्ट आया था। महाजनपद का कंसेप्ट आया एट द एंड ऑफ लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। लेटर वैदिक पीरियड के समाप्ति पे लगभग महाजनपद का कंसेप्ट आया और उस समय स्टैंडिंग आर्मी का कंसेप्ट आया था। तो ये याद रखना है आपको कि स्टैंडिंग आर्मी का कंसेप्ट लेटर वैदिक पीरियड में भी नहीं आया था, ओके। देखिए लेटर वैदिक पीरियड में कुछ चीजों पे प्रोहिबिशन लगाया गया था, ठीक है, कुछ चीजों को प्रोहिबिट किया गया था, जैसे द किलिंग ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है, होमिसाइड, किलिंग ऑफ एम्ब्रियो, किलिंग ऑफ एम्ब्रियो यानी भ्रूण हत्या, भ्रूण हत्या पे रोक लगाया गया था। एक अपराध माना जाता था भ्रूण हत्या को,
किलिंग ऑफ एम्ब्रियो, होमिसाइड, होमिसाइड, होमिसाइड क्या होता है? द मर्डर ऑफ ए ब्राह्मणास, द मर्डर ऑफ अ ब्राह्मणास, मर्डर ऑफ ए ब्राह्मणास, स्टीलिंग ऑफ गोल्ड एंड ड्रिंकिंग सुरा, ठीक है, स्टीलिंग ऑफ गोल्ड, स्टीलिंग ऑफ गोल्ड एंड ड्रिंकिंग सुरा, ड्रिंकिंग सुरा एक तरह का नशीली पदार्थ होता था सुरा, ठीक है। तो इन सारी चीजों पे प्रोहिबिशन था, यानी इन सारी चीजों को अपराध माना जाता था। किलिंग ऑफ एम्ब्रियो, होमिसाइड, मर्डर ऑफ ब्राह्मण, स्टीलिंग ऑफ गोल्ड और ड्रिंकिंग सुरा को अपराध माना जाता था और इसके लिए सजा भी तय की गई थी। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट पॉलिटी ऑफ लेटर वैदिक पीरियड। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि सोसाइटी कैसी थी। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लेटर वैदिक पीरियड जो हम पढ़ रहे हैं, उसमें जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सोसाइटी, समाज कैसा था, क्या बदलाव आए अर्ली वैदिक पीरियड की अपेक्षा लेटर वैदिक पीरियड में क्या बदलाव आए सोसाइटी। तो हम यहाँ पे जो सोसाइटी पढ़ेंगे वो कंपैरिजन में, जो अर्ली वैदिक पीरियड के कंपैरिजन में लेटर वैदिक पीरियड में क्या बदलाव आया सोसाइटी में, ठीक है। यजना, यजना को और भी एलोबरेट किया गया, ठीक है। यजना क्या होता है? यजना का मतलब है सेक्रीफाइस। आप जो सेक्रीफाइस करते हैं, जो यज्ञ करते हैं, उसको यजना बोलते हैं, यजना बोलते थे। इसी वर्ड से यजमान का निर्माण हुआ, यजमान, ठीक है। जो सेक्रीफाइस देते थे हम लोग या फिर जो यज्ञ करते थे उसे यजना बोलते थे। तो यजना को और इलोबरेट किया गया, ठीक है, कस्टम्स को और इलोबरेट किया गया और इसके कारण ब्राह्मणों की स्थिति और भी मजबूत हुई, ठीक है। क्योंकि यजना कौन करवाते थे? ब्राह्मण, ठीक है। यजना कौन करवाते थे? सेक्रीफाइस कौन करवाते थे? ब्राह्मण, ठीक है। और यजना को और इलोबरेट किया गया, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स बनाया गया इसके रूल्स को, और इसके कारण ब्राह्मणों की स्थिति और भी, स्टेटस और भी मजबूत बनी, ठीक है। ब्राह्मणों की स्थिति इसलिए मजबूत बनी कि ये जो ब्राह्मण थे उन्हीं को यजनास के बारे में पता होता था, ये लर्न होते थे, वेदों का ज्ञान होता था और रिचुअल्स यही परफॉर्म कराते थे, ठीक है, सेक्रीफाइस। मैंने बताया कि इस लेटर वैदिक पीरियड का सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस क्या रहा कि इस समय बहुत तरह के सेक्रीफाइसेस स्टार्ट हुए। सेक्रीफाइसेस मतलब जो आहुति देते हैं, जो अग्नि में आहुति देते हैं, उसका बहुत ही प्रचलन स्टार्ट हुआ, ठीक है। और ये बहुत ही एलोबरेट होने लगा, यहां तक कि किंग जो है, किंग भी बहुत तरह के सेक्रीफाइसेस करने लगे, बहुत सारे तरह के आहुति देने लगे। और ये आहुति देने में कौन मदद करता था? ये जो ब्राह्मणाज होते थे वो मदद करते थे, ठीक है। और जिनसे सेक्रीफाइस दिलवाया जाता था उन्हें यजमान बोलते थे। यजमान वर्ड का जो ओरिजिन है यजना से हुआ है, जजमान। यजमान को ही बाद में अपभ्रंश रूप में जजमान बोलने लगे, ठीक है। ओके, इस केस में एक और बहुत बड़ा बदलाव हुआ। एक तो सेक्रीफाइस स्टार्ट हुआ, सेक्रीफाइस की का ट्रेडिशन स्टार्ट हुआ। दूसरा सबसे बड़ा चेंज आया कि जो वर्णा सिस्टम था हमारा, जो कि ऑक्यूपेशन बेस्ड था, इस टाइम में लेटर वैदिक पीरियड में ये बर्थ के आधार पे हो गया, ठीक है। ब्राह्मणों ने क्या बताया कि जो डिफरेंट वर्ण है वो बर्थ के आधार पे निर्धारित होंगे, ठीक है। जैसे बोला गया कि ब्राह्मण को, ठीक है, ब्रह्मा के मस्तिष्क से निकला बताया गया, ठीक है। उसी तरह डिफरेंट जो वर्ण थे उनको डिफरेंट गॉड के डिफरेंट पार्ट से, डिफरेंट अंग से जोड़ा गया, ठीक है।
एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पे इनिशिएटिव हुआ कि गोत्र का कंसेप्ट डेवलप हुआ, ठीक है। द इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्र दैट इज द क्लैन अपीयर्ड इन लेटर वैदिक पीरियड। द इंस्टीट्यूशन ऑफ क्लैन, गोत्र, द इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्र। गोत्र का मतलब होता है क्लैन, किस क्लैन से है, मतलब किस गोत्र से है। हर किसी का गोत्र डिसाइड होता था, क्लैन डिसाइड होता था। ये अपीयर हुआ लेटर वैदिक पीरियड में, ठीक है। अब देखिए यहां जो, और इसी लेटर वैदिक पीरियड में 4 आश्रम, 4 आश्रम का अपीयरेंस हुआ, 4 आश्रम का अपीयरेंस हुआ। आश्रम का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट पीरियड ऑफ अ ह्यूमन लाइफ, डिफरेंट पीरियड ऑफ ए ह्यूमन लाइफ। जैसे 4 आश्रम कौन कौन से थे? सबसे पहला आश्रम था ब्रह्मचर्य, सबसे पहला आश्रम था ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य। दूसरा आश्रम दूसरा आश्रम था गृहस्थ, 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 गृहस्थ। तीसरा आश्रम था वानप्रस्थ, वानप्रस्थ, वानप्रस्थ। और चौथा था संन्यास, चौथा क्या था? संन्यास, ठीक है। तो लेटर वैदिक पीरियड में ये 4 आश्रम का डिस्कवरी हुई, ये 4 आश्रम का इंट्रोडक्शन हुआ, ठीक है। ओके, और मैंने आपको पहले भी बताया कि विमेन का जो स्टेटस है, विमेन का जो स्टेटस है सोसाइटी में, वो डिक्लाइन हुआ। स्टेटस ऑफ विमेन डिक्लाइन, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको कि विमेन को सभा और समिति में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया गया, ठीक है। ओके, उसके बाद इस समय क्या हुआ, जो वर्णा सिस्टम था वो बहुत ही स्ट्रिक्ट बन गया, और ये बर्थ के आधार पे इसको डिसाइड किया गया। और इसमें जो शूद्र थे, शूद्र को वेदों को पढ़ने और उसे सुनने से मना कर दिया गया, ठीक है। वेदों को, विमेन और शूद्र को वेदों के उच्चारण से उन्हें मना कर दिया गया कि शूद्र और विमेन वेदों का उच्चारण नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से शूद्र जो है वहां से अनटचेबल्स का जन्म हुआ, अनटचेबिलिटी का जन्म हुआ, ठीक है। अछूत शब्द का निर्माण हुआ। लेटर वैदिक पीरियड में कई तरह के मैरिजेस थे, कई तरह के मैरिजेस परफॉर्म किए जाते थे, जिसमें से कुछ मैरिज जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है टाइप्स ऑफ मैरिजेज, टाइप्स ऑफ मैरिजेज, ठीक है। ब्रह्मा विवाह, ब्रह्मा विवाह, ठीक है, ब्रह्मा विवाह। गिविंग द गर्ल टू द मैन विथ डॉरी, यानी ब्रह्मा विवाह में डॉरी का प्रचलन था, ठीक है। दहेज देकर लड़कियों को विदा किया जाता था। उसके बाद है दैव्य विवाह, दूसरा है दैव्य विवाह। ये विवाह पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, कितने टाइप्स के मैरिज थे और उसका क्या मीनिंग था। तो दैव्य विवाह में क्या था? दैव्य विवाह में गिविंग द गर्ल टू द प्रीस्ट, यानी पुजारी को गर्ल्स को दे दिया जाता था इन द ल्यू ऑफ हिज फीस, यानी उनका फी भरने के लिए क्या किया जाता था, लड़कियों को पुजारी के हवाले कर दिया जाता था, प्रीस्ट टू द प्रीस्ट इन द ल्यू ऑफ फीस, ठीक है।
तीसरा जो थर्ड जो टाइप ऑफ मैरिज था, वो था जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो था गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह, गंधर्व विवाह, ठीक है, इसको लव मैरिज भी बोल सकते हैं। गंधर्व विवाह, लव मैरिज, ठीक है, लव मैरिज। ओके, नो नेक्स्ट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ विवाह है, वो है वो है असुरा विवाह, असुर विवाह, असुर विवाह, ठीक है। असुर विवाह में क्या होता था, मैरिज विथ अ परचेज्ड गर्ल, यानी लड़कियों को खरीदा और बेचा जाता था, किस पर्पस के लिए, मैरिज के लिए। मैरिज विथ अ मैरिज विथ अ परचेज्ड गर्ल, यानी खरीदी हुई लड़कियों से शादी करना, ये था असुर विवाह, ठीक है, असुर विवाह। ओके, तो ये सारे विवाह पूछे जा चुके हैं, बाकी भी और भी सारे विवाह हैं, टाइप्स ऑफ मैरिज हैं, लेकिन ये सारे विवाह भी मतलब एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ मैरिजेज। ओके, नेक्स्ट है ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द रिलीजन। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द रिलीजन। हमने अर्ली वैदिक पीरियड में पढ़ा कि 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ गॉड थे, ठीक है, इंद्रा, वरुणा एंड अग्नि। ये 3 इंपॉर्टेंट गॉड्स थे अर्ली वैदिक पीरियड में, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था इंद्र, ठीक है, उसके बाद अग्नि। तो इस समय लेटर वैदिक पीरियड में जो अर्लीस्ट डिविनिटीज थे इंद्रा एंड अग्नि वेर रिलेटेड इनटू द बैकग्राउंड वाइल प्रजापति, यानी लेटर वैदिक पीरियड में इंद्र एंड जो अग्नि थे, जो अर्ली वैदिक पीरियड में इंपॉर्टेंट गॉड थे, इन्हें 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 इतना इंपॉर्टेंस इस लेटर वैदिक पीरियड में नहीं देकर कौन से गॉड की पूजा होती थी, प्रजापति की, प्रजापति की। प्रजापति इंपॉर्टेंट गॉड हो गए, प्रजापति बिकेम द इंपॉर्टेंट गॉड, प्रजापति बिकम द इंपॉर्टेंट गॉड इन लेटर वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड। ओके, प्रजापति, प्रजापति का मतलब होता था क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। ओके, तो प्रजापति बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड इन लेटर वैदिक पीरियड। उसके बाद प्रजापति को ही बाद में ब्रह्मा बोला जाने लगा, प्रजापति को ही बाद में ब्रह्मा बोला जाने लगा, ब्रह्मा, ठीक है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट गॉड थे वो थे विष्णु, वो थे विष्णु, ठीक है, विष्णु। एंड द नेक्स्ट गॉड वाज रुद्र, रुद्र, ठीक है। तो प्रजापति, विष्णु एंड रुद्र, रुद्र। रुद्र को गॉड ऑफ एनिमल्स भी बोला जाता था, रुद्र को गॉड ऑफ एनिमल्स भी बोला जाता था, गॉड ऑफ एनिमल्स, ठीक है। और बाद में रुद्र को ही शिवा बोला गया, शिव, शिव या शिवा बोला गया, ठीक है। तो लेटर वैदिक पीरियड में अगर क्वेश्चन आता है, आपसे पूछता है कि जो इंपॉर्टेंट गॉड थे, जो सुप्रीम गॉड थे, वो कौन थे, तो प्रजापति, प्रजापति was the supreme god in the latter period. Okay, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे
एक लेटर वैदिक टेक्स्ट है जिसका नाम है बृहद बृहद अनका बृहद रेणुका उपनिषद ठीक है। इसमें 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 डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन की बात कही गई है। इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन की बात की गई है। ठीक है, ट्रांसमाइग्रेशन मतलब क्या होता है? ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल मतलब एक शरीर से दूसरे शरीर को धारण करना, उसको कहा जाता है ट्रांसमाइग्रेशन। ठीक है, सोल क्या होता है? एक शरीर से दूसरे शरीर को धारण करती है, उसे ही हम बोलते हैं ट्रांसमाइग्रेशन। तो बृहद बृहद अरण्यका उपनिषद में अरण्यका उपनिषद में डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन की बात कही गई है, यानी सोल एक शरीर से दूसरे शरीर को धारण करता है, एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर को धारण करता है, इसी को कहते हैं ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। ओके, और इसी बृहद अरण्यका उपनिषद में ही कर्मा की बात की गई है, कर्मा का भी डॉक्ट्रिन दिया गया है। कर्मा की बात यानी कर्मा का जो डॉक्ट्रिन है वो फर्स्ट टाइम बृहद अरण्यका उपनिषद में ही दिया गया है। कर्मा का डॉक्ट्रिन मतलब वी गेट व्हाट वी डिड, ठीक है, जो हम जैसा कर्म करेंगे उसके अनुसार हमें वो मिलेगा उस रूप में। ठीक है, तो जो कर्मा का कंसेप्ट है या फिर ट्रांसमाइग्रेशन का जो डॉक्ट्रिन है वो बृहद अरण्यका उपनिषद में बताया गया है। ओके, तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, देखिए यहाँ पे कुछ यजनाज होते थे, कुछ सेक्रीफाइसेस होते थे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमारे लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कुछ टाइप के सेक्रीफाइसेस होते थे, टाइप्स ऑफ यजनाज, टाइप्स ऑफ यजनाज यानी सेक्रीफाइसेस, टाइप्स ऑफ यजनाज यानी सेक्रीफाइसेस। ठीक है, तो इसको ब्रॉडली टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, इसको ब्रॉडली टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, लघु यजनाज, लघु यजनाज, लघु यजना, और दूसरा दर्श यजना, दूसरा महायजना, महायजना, महायजना। ठीक है, तो हमारे लिए महायजना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महायजना हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि महायजना जो होता था, ठीक है, देखिए लघु यजना जो होता था वो कॉमन पीपल करते थे, कॉमन पीपल जो सेक्रीफाइस देते थे उसे लघु यजना बोलते थे, जो कि बहुत ही सिंपल होता था। ठीक है, और प्राइवेटली इसको कोई भी कॉमन पीपल इसको सेक्रीफाइस को कर सकता था। लेकिन जो महायजना होता था, जो महायजना होता था वो ग्रैंड होता था और रॉयल सेक्रीफाइस होता था, यानी इसमें जो किंग है या उसकी फैमिली है वो जो सेक्रीफाइस करते थे उसे बोलते थे महायजना। ये क्या होता था? ये सिंपल होता था और ये प्राइवेट होता था। प्राइवेट का मतलब कोई भी व्यक्ति इसे कर सकता था, लघु यजना को कोई भी व्यक्ति कर सकता था और ये बहुत ही सिंपल होता था। लेकिन जो महायजना होता था वो बहुत ही ग्रैंड होता था, बहुत बड़े लेवल पे होता था। ठीक है, इसमें बहुत सारे पुजारियों की जरूरत पड़ती थी, बहुत सारी आहुति दी जाती थी, और इसे कौन परफॉर्म करते थे? जो रॉयल फैमिली के जो लोग होते थे उसे ही, वो लोग ही इस यजना को परफॉर्म करते थे, यानी किंग और उसकी जो फैमिली होती थी वो ही महायजना को परफॉर्म करती थी। अब महायजना में भी कुछ टाइप्स हैं, महायजना में भी कुछ टाइप्स हैं जो कि एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, महायजना में भी। ठीक है, तो पहला है राजस्यु,
राजसूया, राजसूया यजना, राजसूया यजना। ठीक है, पहला है राजसूया यजना। ओके, राजसूया मतलब होता था जिसमें राजा की क्या बोलते हैं, जो बाद में क्या बोलने लगे इसको, अभिषेक, राजा अभिषेक जो होता था, राजा जैसे राजा को गद्दी पे जब बैठाया जाता था तो ये इस तरह का यजना किया जाता था, राजा सोया यजना। यानी राजा जब गद्दी पे बैठता था तो उस समय जो सेक्रीफाइस होता था, उस समय जो यजना होता था, उसे हम राजसूया योजना यजना कहते थे। ठीक है, और बाद में इसी को राज्य अभिषेक बोला गया, बाद में इसी को राज्य अभिषेक बोला गया। ठीक है, और ये जो यजना होता था वो 1 साल तक चलता था, 1 साल तक इस तरह का सेक्रीफाइस चलता था। ठीक है, दूसरा होता था वाजपेय, वाजपेय, वाजपेय यजना। ठीक है, दूसरा होता था वाजपेय यजना। वाजपेय यजना क्या क्या था? ड्रिंक ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, ये क्या था? ड्रिंक ऑफ स्ट्रेंथ, यानी वाजपेय यजना से राजा अपने स्ट्रेंथ को बताता था, अपने बल को प्रदर्शन करता था, अपने बल का प्रदर्शन करता था। ठीक है, ये उस राजा के स्ट्रेंथ को बताता था, उस रॉयल फैमिली के स्ट्रेंथ को बताता था कि राजा कितना स्ट्रांग है, कितना उसमें स्ट्रेंथ है, कितना वो प्रोस्पेरस है, कितनी बड़ी उसकी कितना बड़ा उसका किंगडम है। तो ये शो करता था ये वाजपेय, ठीक है, वाजपेय योजना के द्वारा। ओके, उसके उसके बाद है अश्वमेव योजना। तीसरा है अश्वमेव, अश्वमेव, अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध, अश्वमेध योजना। ठीक है, तो अश्वमेध योजना में हॉर्स हॉर्स का सेक्रीफाइस दिया जाता था। ठीक है, इसमें मैंने बताया था कि अश्वमेध योजना क्यों किया जाता था, अश्वमेध यज्ञ क्यों किया जाता था, हॉर्स को छोड़ दिया जाता था और उसमें हॉर्स जहां जहां जाता था राजा का वो टेरिटरी बढ़ता था। ठीक है, यानी टेरिटरी के विस्तार के लिए यह यज्ञ किया जाता था, अश्वमेध योजना। और इसमें हॉर्स की आहुति दी जाती थी, हॉर्स सेक्रीफाइस दिया जाता था। ठीक है, और जो लास्ट है, जो लास्ट है वो है अग्नि, अग्निस्तोमा, अग्निस्तोमा, अग्निस्तोमा योजना। ठीक है, अग्निस्तोमा योजना में क्या होता था? सेक्रीफाइस ऑफ एनिमल्स डेडिकेटेड टू अग्नि, यानी जानवरों की बलि दी जाती थी। सेक्रीफाइस ऑफ, सेक्रीफाइस ऑफ एनिमल्स, ठीक है, डेडिकेटेड टू अग्नि, यानी अग्नि में जानवरों की बलि दी जाती थी, जो कि 1 दिन का होता था। ये 1 दिन का होता था। इट लास्टेड फॉर 1 डे, इट लास्टेड फॉर 1 डे। तो ये सारे योजना आपसे पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में, मैचिंग के द्वारा या फिर ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन देकर ये पूछा जा सकता है आपसे। और ये जो लास्ट वाला योजना है अग्नि, अग्निस्तोमा योजना, इसमें क्या होता था? एनिमल की सेक्रीफाइस दी जाती थी अग्नि को, और साथ में इसमें सोम रस कंज्यूम किया जाता था, सोम रस इसमें कंज्यूम किया जाता था। ठीक है, इस योजना के दौरान, इस सेक्रीफाइस के दौरान सोम रस कंज्यूम किया जाता था। मैंने बताया था आपको कि सोम रस क्या था, एक स्पेशल टाइप ऑफ ड्रिंक था जो कि अर्ली वैदिक पीरियड में भी कंज्यूम होता था। ठीक है, और इन सेक्रीफाइसेस के कारण ही वैदिक कल्चर के लास्ट में, एट द एंड ऑफ वैदिक कल्चर, जो दूसरे धर्म इमर्ज हुए, जो दूसरे
जो इमर्ज हुआ वो उन्होंने क्या किया, वैदिक कल्चर को चैलेंज किया। क्यों? ड्यू टू दिस टाइप ऑफ सेक्रीफाइसेस, जो सेक्रीफाइस दिया जाता था वैदिक कल्चर में, उसके कारण ही वैदिक कल्चर्स को दूसरे धर्मों ने चैलेंज किया। ठीक है, दूसरे जो थॉट्स थे, फिलॉसफी था, यहां तक कि उपनिषद में भी वैदिक कल्चर को चैलेंज किया गया। ओके, अब लास्ट जो हमारा है लेटर वैदिक पीरियड में, वो है इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या थी? इकोनॉमी, तो मैंने बताया था कि जो अर्ली वैदिक पीरियड के जो आर्यंस थे वो जनरली क्या था, कैसी इकोनॉमी थी? पेस्टोरल इकोनॉमी थी, यानी वो चरवाहा थे। ठीक है, वो सेटल लाइफ नहीं जीते थे। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में विद द एडवेंट ऑफ आयरन, एग्रीकल्चर के प्रॉस्पेरिटी के कारण दे नाउ लिव, दे यूज्ड टू लिव मोर सेटल लाइफ। ठीक है, और इकोनॉमी कैसी हुई? ट्रेड का डेवलपमेंट हुआ, सिटीज का निर्माण हुआ। ठीक है, ओके, ठीक है। और अर्ली वैदिक पीरियड में काउ वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेल्थ। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट वेल्थ क्या था? सबसे कीमती धन क्या था? काउ। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में लैंड जो है, लैंड लैंड सबसे इंपॉर्टेंट वेल्थ हो गया। क्यों? मैंने अभी बताया आपको कि इसमें लेटर वैदिक पीरियड में किंगडम का एक्सटेंशन होने लगा, विस्तार होने लगा। ठीक है, यानी जिस राजा का किंगडम जितना दूर तक फैला होता था, वो राजा उतना ही शक्तिशाली होता था। इसीलिए इस लेटर वैदिक पीरियड में लैंड बिकम द इंपॉर्टेंट वेल्थ। ठीक है, लैंड सबसे इंपॉर्टेंट वेल्थ बन गया, और जितनी भी लड़ाइयां होती थी, जितने भी वॉर होते थे, वो लैंड के लिए होने लगे। ठीक है, और अब कैटल रेयरिंग के जगह पे अब एग्रीकल्चर बहुत ही एक्सटेंसिव लेवल पे होने लगा। ठीक है, राइस राइस बार्ली, राइस बार्ली, बीन्स सीशम, बीन्स शीशम, ठीक है, बीन्स सीसम एंड व्हीट का कल्टीवेशन स्टार्ट हो गया। व्हीट वेयर कल्टीवेटेड, इन सारे फसलों का कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ। राइस, बार्ली, बीन्स, सीशम, व्हीट एंड वेयर कल्टीवेटेड। ओके, ठीक है। नए ऑक्यूपेशन इमर्ज हुए लेटर वैदिक पीरियड में, न्यू ऑक्यूपेशन इमर्ज्ड, न्यू ऑक्यूपेशन इमर्ज्ड, लाइक फिशरमैन। ठीक है, फिशरमैन, फिशरमैन, वो वॉशरमैन, डायर्स, वॉशरमैन कपड़ा धोने वाले, धोबी, वॉशरमैन, डायर्स डाई करने वाले, डायर्स, डायर्स, डोर कीपर्स एंड फुटमैन, डोर कीपर्स। ठीक है, डोर कीपर्स मतलब जो पहरेदार होते थे, डोर कीपर्स। तो इस तरह के न्यू ऑक्यूपेशन इमर्ज हुए लेटर वैदिक पीरियड में। ठीक है, क्यों हुए? क्योंकि लोगों का लाइफ थोड़ा प्रोस्पेरस हुआ, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के कारण लोगों का लाइफ प्रोस्पेरस हुआ और उनका इनकम बढ़ा। ठीक है, तो वो इस तरह के सर्विसेज का डिमांड करने लगे, और इस तरह का ऑक्यूपेशन डेवलप हुआ लेटर वैदिक पीरियड में। ओके, इस पीरियड में जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आपको कि आयरन का इंपॉर्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंस, इस पीरियड में सबसे इंपॉर्टेंट जो धातु था वो था आयरन। और आयरन के अलावा टिन, आयरन के अलावा टिन, सिल्वर, ठीक है, गोल्ड, ये सब धातुओं का भी इंपॉर्टेंट इस पीरियड में रहा। देखिए, ऋग्वेद में मैंने बताया था आपको, ऋग्वेद में आयाज आयाज वर्ड का उपयोग किया गया है, आयाज शब्द का उपयोग किया गया है। आयाज का मतलब होता है मेटल। ठीक है, आयाज शब्द का होता है मेटल, मेटल। ठीक है, अब देखिए यहां पे
लेटर वैदिक पीरियड में गिल्ड शब्द का उपयोग हुआ है, गिल्ड शब्द का उपयोग हुआ है। गिल्ड, ये गिल्ड क्या होता है था? ये था ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स, ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स, ठीक है। यानी जो व्यापारी होते थे उनका अलग अलग ग्रुप, अलग अलग गिल्ड कहलाता था। जैसे कि जो सोना का व्यापार कर रहे हैं तो वो एक अलग गिल्ड बनाते थे, जो सोना के जो मर्चेंट होते थे उनका एक अलग गिल्ड होता था, एक अलग ग्रुप होता था, ठीक है। उसी तरह चांदी के व्यापारी का अलग गिल्ड होता था, उसी तरह दूसरे तरह के मर्चेंट्स का अलग गिल्ड होता था। तो जो मर्चेंट थे दे आर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स इनटू गिल्ड्स, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स इनटू गिल्ड्स, यानी अलग अलग गिल्ड बनाना स्टार्ट किए मर्चेंट्स। यानी इस समय व्यापार स्टार्ट हो चुका था, लेटर वैदिक पीरियड में व्यापार स्टार्ट हो चुका था और जो मर्चेंट्स थे, जो व्यापारी थे, वो अलग अलग गिल्ड तैयार कर रहे थे, अलग अलग ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स तैयार कर रहे थे, ठीक है। और इस कल्चर को बोला जाता है पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस ऑफ पॉट we received from different sites during this period, later Vedic period is also known as painted grayware culture, painted grayware culture। यानी ये कैसा कल्चर था? इसमें जो पॉट्स मिले हैं हमें वो कैसा मिला है? ग्रे कलर का पॉट्स, यानी मिट्टी का बना हुआ पॉट, उस पे पेंट किया हुआ, ठीक है। मिट्टी का मिट्टी का बना हुआ पॉट, ठीक है, ग्रे कलर का, और उस पे पेंट किया हुआ, तो पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर, इसीलिए इसे पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर बोला जाता है, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ लेटर वैदिक पीरियड, एट द एंड ऑफ लेटर वैदिक पीरियड, at the end of later Vedic period, the concept of Mahajanpadas developed, the concept of Mahajanpada developed, concept of Mahajanpada, ठीक है, डेवलप, डेवलप at the end of later Vedic period, later Vedic period। देखिए मैंने बताया आपको कि लेटर वैदिक पीरियड में जनपद का कंसेप्ट आया, यानी बड़े बड़े टेरिटरी जो राजा के अंडर आए, तो जनपद का कंसेप्ट आया। अब महाजनपद का कंसेप्ट क्या था? महाजनपद का कंसेप्ट था जिसमें एक से ज्यादा जनपद एक साथ मिलके, ठीक है, एक साथ एक ऐसा किंग हो, एक ऐसा महाजनपद हो जिसमें एक से ज्यादा जनपद हो, ठीक है, उसे महाजनपद बोलते थे। जैसे इसका एग्जांपल है मगध। अब मगध के किंगडम में बहुत सारे जनपद थे, मगध के किंगडम में बहुत सारे जनपद थे। उसी तरह कौशल, ठीक है, तो कौशल महाजनपद में बहुत सारे जनपद थे, बहुत सारे किंगडम थे। तो इस तरह से एट द